Assalamu alaikum everyone. So I am making this video to let you know about what are the ways that you can adopt to come to Germany or any other European country on a work visa other than students etc. तो उसमें एक तो तरीका मैंने आपको जो अपनी फ्रीलांसिंग वाली वीडियो बनाई थी, तो इफ़ यू आर लकी इनफ यू कैन जस्ट get your client to send you an invitation or an offer and you can move to any European country on a work visa. इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो अगर आप EU को यूरोप को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आने का वर्क वीज़ा पे सबसे जो बेस्ट और हाईली स्किल्ड लोगों के लिए सबसे जो अच्छा काम है वो है EU ब्लू कार्ड. ये हर यूरोपियन कंट्री ऑफ़र करता है, अपना अलग अलग ब्लू कार्ड ऑफ़र करता है. जो जर्मनी का तो ये रूल है, अगर आपने 18 महीने इस ब्लू कार्ड पे गुजार लिए तो फिर आप किसी और मुल्क में जाके भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्च कर सकते हैं. तो उसके अलावा EU ब्लू कार्ड का हर मुल्क का अपना ब्लू कार्ड होता है. उसके लिए होना ये चाहिए कि आपकी जो सैलरी है वो 1.5 टाइम्स होनी चाहिए नेशनल एवरेज के, जो भी उस मुल्क की नेशनल एवरेज है. जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी की में भी आजकल 43 या 45,000 के आसपास है. ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसका क्योंकि ये चेंज होती रहती है और ये सॉफ्टवेयर और टेक्निकल लोगों के लिए थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी कम है, और नॉन टेक पीपल के लिए, नॉन IT जॉब्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है. तो एग्जैक्ट फिगर का मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, वो आपको ख़ुद चेक करना पड़ेगा. लेकिन आपको हर साल चेंज होती है, लेकिन ये 1.5 टाइम्स होती है नेशनल एवरेज का, जो भी उस मुल्क की नेशनल एवरेज होती है. उसके अलावा एक ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए. जर्मनी के लिए सपोज़ कर लेते हैं 45,000 एनुअली सैलरी यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए. उसके अलावा दूसरी है कि आपके पास डिग्री मौजूद हो और आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड हो. कुछ केसेस में डिग्री के बगैर भी ये काम हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी प्रूफ करना पड़ता है कि आप उसके अलावा भी आपके पास टेक्निकल स्किल्स इस तरह की हैं कि आप डिग्री के बगैर काम चला रहे हो, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर कोई और चीज़. उसके अलावा अप्लाई करने से पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए. ये तमाम चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ें हैं जो कोई भी किसी भी वक्त ख़रीद सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है. मेन जो चीज़ है वो है आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए जो इस एनुअल सैलरी से ज़्यादा आपको ऑफ़र कर रही हो, और उसके अलावा आपके पास डिग्री होनी चाहिए. दैट्स इट, दैट्स द कंप्लीट रिक्वायरमेंट. उसके अलावा अगर फिर नंबर 1 तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपका कोई क्लाइंट है और जिसकी कंपनी है यूरोप में, बेशक छोटी सी कंपनी है, 2 बंदों की कंपनी है, 4 बंदों की कंपनी है, अगर कोई कंपनी है और आपको वो बुलाना चाह रहा है तो आप इजीली उससे ऑफ़र लेटर ले सकते हैं और मूव हो सकते हैं. अच्छा, ऑफ़र लेटर लेने के बाद इसमें एक और चीज़ भी अच्छी आप चीज़ कर सकते हैं कि अगर आप क्लाइंट को मना लें, नॉर्मली ऐसा बहुत कम कंपनीज़ करती हैं, अगर आप क्लाइंट को मना लें तो आप प्री अप्रूवल ले दे वो अपने इमिग्रेशन ऑफिस से, और स्टैंडर्ड बिहोर्डे जिसे यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ से वो प्री अप्रूवल ले दे अगर आपको, तो आपकी अपॉइंटमेंट कराची में या इस्लामाबाद में बहुत जल्दी आ जाएगी. अगर सबकी अपॉइंटमेंट्स 2 महीने ले रही हैं वर्क वीज़ा के लिए तो आपकी 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में आ जाएगी अगर आपके पास प्री अप्रूवल है. प्री अप्रूवल में ये होता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफ़र, ये तमाम चीज़ें और पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह अपने एम्प्लॉयर को देते हो. आपका एम्प्लॉयर जाता है यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस में, तमाम चीज़ें दिखाता है और इमिग्रेशन ऑफिस आपके नाम का एक प्री अप्रूवल जारी कर देता है जो 3 महीने के लिए वैलिड होता है. उस प्री अप्रूवल का मतलब ये होता है कि हमने इस बंदे के तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तमाम चीज़ें चेक कर ली हैं, ऑफ़र भी वैलिड है, एवरीथिंग इज़ गुड इनफ. कराची के इमिग्रेशन को वो मतलब एक तरह से लेटर होता है कि इसको भेज दो, तो कराची को फिर कोई मसला नहीं होता, इस्लामाबाद को कोई मसला नहीं होता. वो आपकी अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी दे देता है और आपको वीज़ा भी 1-2 हफ्ते के अंदर दे देता है वो. मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपकी 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट आ गई है तो हो सकता है 10 दिन में वीज़ा आ जाए, तो 20-25 दिन के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है अगर आपके पास प्री अप्रूवल है. प्री अप्रूवल में टाइम लग सकता है, 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी वेयर योर एम्प्लॉयर इज़ गोइंग. जो छोटे सिटीज़ होते हैं या जहाँ पे इमिग्रेंट्स कम होते हैं, नॉर्मली वहाँ के आउटस्टैंडर बिहोर्डे पे रश कम होता है, वो जल्दी चीज़ें दे देते हैं. अगर जो बड़े सिटीज़ होते हैं, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, थिंग्स लाइक सिटीज़ लाइक दैट, तो वो आपको थोड़ा टाइम लेते हैं प्री अप्रूवल देने में. कोई भी आपका काम हो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. अच्छा, इसके अलावा तो आपको आपके पास आप ऐसे जल्दी अप्रूवल के ज़रिए, प्री अप्रूवल के ज़रिए जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. अच्छा, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं.
तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास फ्रीलांसिंग का कोई क्लाइंट नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो सबसे जो बड़ा हल है और सबसे जो बड़ा रीज़न है कि जिसके ज़रिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, वो है लिंक्डइन। आपको अपने लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपने लिंक्डइन को प्रोफेशनल रखें। फ़र्ज़ करें कि आपका ना, कई लोगों का होता है 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उन्होंने लिंक्डइन में बस ये डाला होता है, भाई हम यहाँ जॉब करते हैं, पहले यहाँ करते थे, अल्लाह हाफ़िज़। ये तरीका नहीं है लिंक्डइन को मेंटेन करने का। आप जहाँ जॉब करते थे वहाँ पे क्या क्या स्किल्स सीखी, सारी स्किल्स डालें। आपने जहाँ से एजुकेशन ली वहाँ पे क्या क्या पढ़ा, वो भी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डालें। लोगों को से रिकमेंडेशन लें, लोगों को रिकमेंडेशन दें ताकि वो आपको रिकमेंडेशन दें। और इसके अलावा मतलब ये चीज़ करें। और क्या कहते हैं कि अपनी नेटवर्क को अपने बढ़ाएं। लिंक्डइन पे अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हुए शर्म आती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिंक्डइन पे आपको लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हुए बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी मतलब कुछ लोगों के अलावा कुछ लोग उसको एज अ डेटिंग वेबसाइट भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा तमाम लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं। और आप जिसको मर्ज़ी रिक्वेस्ट भेजें वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप अगर अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले तो लिंक्डइन का पहला रूल है कि आपके कनेक्शंस 500 से ज़्यादा होने चाहिए। आपके कनेक्शंस अगर 500 से कम है तो आप लिंक्डइन की सर्च वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से पहले ही निकल जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने, अगर कोई स्टूडेंट भी है और अपना शुरू कर रहा है अपनी लिंक्डइन अकाउंट को, तो रिक्वेस्ट भेजे धड़ाधड़ अपने स्टूडेंट्स को, फेलो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, कंपनी में जो सीनियर्स हैं उनको, जूनियर्स को, सबको ऐड कर ले और किसी तरह 500 से ऊपर निकल जाए। फिर आपके चांसेस सर्च में आने के बढ़ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद अगर आपने टारगेट ये रखा है कि मैंने जर्मनी में जॉब करनी है, तो आपको जर्मनी की भी लोगों से नेटवर्किंग बढ़ानी चाहिए। तो फिर आप सर्च करना शुरू करें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के कौन कौन से बच्चे जर्मनी में, लेट्स से आप जर्मनी को टारगेट कर रहे हैं, आप फिनलैंड को भी कर सकते हैं, स्वीडन को भी कर सकते हैं, आप कनाडा को भी कर सकते हैं, अमेरिका को भी कर सकते हैं। जिस मुल्क को आप टारगेट कर रहे हैं आप वहाँ पे ढूंढना शुरू करेंगे। लिंक्डइन पे लिखेंगे, वो बता देगा कि भाई इस मुल्क में ये बच्चे हैं, और आप यूनिवर्सिटी का फ़िल्टर वगैरह लगाएंगे तो वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी भी बता देगा। यूनिवर्सिटी वैसे तो आप किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक कॉमन चीज़ होगी तो वो एक्सेप्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप ऐसे अंग्रेज़ों को भेजते रहेंगे तो कम एक्सेप्ट करेंगे, वो भी करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में एक्सेप्ट करेंगे। आप पहले अपने कनेक्शन को बढ़ाएं। पहले आप ऐड करना शुरू करें पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। फिर जो आपके शहर के लोग हैं, जो आपके किसी और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये तमाम लोग, इनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करें। जब आपके पास उस मुल्क के 50-60 बंदे या 100 बंदा आपके पास नेटवर्क में आ जाए, फिर आप वहाँ के नेटिव्स को भी रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क की एचआर को भेज सकते हैं, किसी अच्छी जो आपकी टारगेट कंपनीज़ है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, एचआर को, सबको नेटवर्क रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। अच्छा, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजने का मकसद ये है, और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब एचआर कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, फ़र्ज़ करें एचआर को चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब एचआर लिखेगा ना कि C++ डेवलपर चाहिए, C++ डेवलपर, तो एचआर के सामने सबसे टॉप पे वो लोग आएंगे जो उसके साथ ज़्यादा म्यूचुअल कनेक्शंस में होंगे। अगर आप एक एचआर ने कोई एचआर का बंदा था, उसने कंपनी में सर्च किया C++ डेवलपर, उसके पास टॉप पे वो लोग आएंगे 150 म्यूचुअल कनेक्शन, 100, 50, 25, 2, फिर 1-2 पेजेस बाद हम जैसे लोग आना शुरू होंगे जिनके कोई ख़ास कनेक्शन नहीं होंगे। उसके अलावा तो ये फ़ायदा है सबसे बड़ा कनेक्शंस का। एक तो नंबर 1 मैंने आपको लिंक्डइन का कनेक्शन का पहला फ़ायदा बता दिया कि 500 कनेक्शंस होंगे तो लिंक्डइन आपको घास डालेगी, वरना भूल जाएं। दूसरा, अगर उस मुल्क के एचआर वगैरह सर्च कर रहे हैं, अगर आपके म्यूचुअल कनेक्शंस नहीं हैं, आप उस मुल्क में लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, भूल जाएं। फिर भी आपको कभी भी कंपनी आपको सर्च करके ख़ुद नहीं बुलाएगी। उसके अलावा अच्छा, लिंक्डइन पे मैं टू बी ऑनेस्ट इसके हक़ में नहीं हूँ कि आप बहुत ओपनली प्रोफाइल पिक्चर लगा दें कि मैं ओपन टू वर्क हूँ। आप कहीं फुल टाइम जॉब करते हो, साथ साथ आप प्रोफाइल ओपन टू वर्क, कोई बुराई भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर आप कहीं फुल टाइम जॉब करते हैं और आप साथ साथ ना लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं भाई मैं जर्मनी में जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये वो, मैं पर्सनली इसके फेवर में नहीं हूँ। आप मतलब करंट कंपनी को आप क्यों बता रहे हो कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ? तो आप जितना उसको हिडन रख सकते हो हिडन रखो। ऐलान करने की, पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जर्मनी से मुझे कोई ऑफ़र आ जाए, ऐसे ऑफ़र नहीं आएगी।
आप और जर्मनी में जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू करें। पहले अपनी नेटवर्क बढ़ाएं। जो एक तरह से नेटवर्क में बात करना चाह रहा हूँ, नेटवर्क आपको बोल रहा हूँ नेटवर्क। तो नेटवर्क अपने 1000+ कनेक्शंस ले जाएं। 500 तो आपने पहले पाकिस्तान में ढूंढ लिए थे, उसके बाद आपने जिस मुल्क को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे ढूंढ करते करते 500 वहाँ के भी बंदे आपने कर लिए। 500 नहीं कि 200 कर लिए, 100 कर लिए, जितने भी आपसे हो पा रहे हैं। उसके बाद आप एक टारगेट सेट कर लें कि मैंने उस मुल्क में जॉब सर्च करके हर हफ्ते 10 कंपनीज में अप्लाई करना है। और फिर अप्लाई करना शुरू कर दें। और अप्लाई करने से मुराद ये नहीं होता कि आपने, होता है ना कि एक खाना पूरी करनी है कि बस इजी अप्लाई, मैंने उसी जॉब पे अप्लाई करना है। खैर मैं भी ऐसा कर चुका हूँ कि जिसमें इजी अप्लाई का ऑप्शन है। इजी अप्लाई में होता है कि आप एक बटन दबाते हो, आपकी पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। आपने इजी अप्लाई करके एक साथ हफ्ते की 5 मिनट में 10 जॉब्स पे अप्लाई किया और आपने मेरी वीडियो पे पूरा वो कर लिया कि भाई मैंने बात मान ली है कि हफ्ते में 10 जॉब्स अप्लाई हो गई हैं। ऐसे नहीं करना। देखिए आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी कि जो इजी अप्लाई वाली जॉब्स होती हैं ना, उसके ऊपर फ़र्ज़ करें अगर 10 दिन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 एप्लीकेंट्स हैं, तो वो जॉब जो इजी अप्लाई नहीं है, जो आपको उस कंपनी उन्होंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके कंपनी पे अकाउंट बना के वहाँ पे अप्लाई करना है। थोड़ी मेहनत करनी है, कम से कम 1 घंटा लगता है अगर आप किसी एक कंपनी की जॉब पे। इसलिए मैंने हफ्ते में 10 बोला है कि अगर आप एक कंपनी की जॉब वेबसाइट पे जाएँ, अपनी एजुकेशन डालें, एक्सपीरियंस डालें, ये लिखें क्या करना चाहते हो, क्या ज़िंदगी में किया है, तो उसमें 1 घंटा लग जाता है। तो अगर आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो इजी अप्लाई वाली जॉब्स होती हैं, अगर 10 दिन के अंदर उन पे 100 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, तो आप देखेंगे जो जॉब्स इजी अप्लाई वाली नहीं है, लिंक्डइन की इजी अप्लाई फीचर वाली नहीं है, जो लिंक्डइन को जानते हैं वो समझ गए होंगे, इजी अप्लाई फीचर वाली नहीं है। आपको लिंक पे जाके जॉब, उधर आप 1 महीने में अगर 100 एप्लीकेंट्स आए हैं तो वहाँ पे 12 एप्लीकेंट्स आए होंगे। तो आपका कंपटीशन तो ऑलरेडी 10 टाइम्स कम हो गया। इसको इस एंड से देखें कि अगर आपने भी इजी अप्लाई वाली जॉब पे अप्लाई करना, तो इजी अप्लाई पे तो 50 लोग और भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, 1 घंटा लगा लेंगे एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने 1 घंटा नहीं लगाया होगा। तो आपको इसका काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा, पहली चीज़। अच्छा, उसके बाद आपने अप्लाई इस तरह करना है और फिर अप्लाई करते जाएं। इस चीज़ में 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 हफ़्ता भी लग सकता है, और हो सकता है कभी पॉसिबल ना हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और इसी सही डायरेक्शन के अंदर, सही चीज़ों के अंदर, सिर्फ खाना पूरी की नहीं, सही से अप्लाई करते रहेंगे और अपनी टेक्निकल स्किल्स पे भी फोकस करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई तो रोज़ कर रहे हो और फिर जब कोई इंटरव्यू कॉल आए तो आपको रिजेक्ट कर दे। आपकी टेक्निकल स्किल्स सबसे टॉप प्रायोरिटी है, पाकिस्तान में जॉब के लिए भी और बाहर भी। साथ साथ अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी बेहतर करते रहेंगे और अप्लाई भी करते रहेंगे। तो ऐसा कोई बहुत ही ना होने के बराबर चांसेस हैं कि आप लोगों को कुछ महीनों में या 6-7 महीने में कोई ऑफ़र नहीं आएगी। तो पाकिस्तान से लोगों को ऐसे ऑफ़र आती हैं, मेरे और दोस्तों को भी ऑफ़र आ चुकी हैं पाकिस्तान में रहते हुए दूसरे मुल्कों से। और आप लोग और भी वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे देखे होंगे, और लोग भी बहुत सारे आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा पे आया जा सकता है। आप अगर मेहनत करें और जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई हैं इस डायरेक्शन में काम करें, तो आप लोगों को डायरेक्ट वर्क वीज़ा की ऑफ़र भी आ जाएगी। एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे। इट विल टेक टाइम बट इट इज़ द ईजीएस्ट। तो अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।